हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWD। मैं हूं देवज्योति घोष और आज हम लोग करने वाले हैं आईटी सिस्टम सजेशन क्वेश्चंस यूनिट 3। तो चलिए पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। लेट्स डाइव इन दिस लेक्चर। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम्स क्या होता है और उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है। पहला बात, एल्गोरिदम होता क्या है। तो एल्गोरिदम्स क्या है, तो ये देखो यहाँ पर लिखा है कि एल्गोरिदम्स आर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर्स डिजाइन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और परफॉर्म टास्क। ठीक है, ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडियर है, डिजाइन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड टू परफॉर्म अ टास्क। ठीक है, ये होता है एल्गोरिदम। जनरली बेसिक देखो, एक जस्ट एक सिंपल से एक अगर मान लो मैं आपको एल्गोरिदम समझाता हूं। ठीक है, सिंपल। तो मान लो, क्योंकि आप लोग गेम तो बहुत खेलते होंगे, तो मान लो गेम खेलने के लिए क्या क्या एल्गोरिदम है मान लो। ठीक है, तो पहले क्या करना होगा, पहले आपको करना होगा स्टार्ट स्टार्ट द कंप्यूटर स्टार्ट द कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद देखो आप क्या जाएंगे। ठीक है, कि स्टार्ट द गेम यू वांट टू प्ले और क्लिक द आइकॉन यू वांट टू प्ले, क्लिक द आइकॉन ऑफ द गेम यू वांट टू प्ले। और फिर उसके बाद तो मान लीजिए प्ले प्ले करने के बाद जब खत्म हो गया आपका खेलना, तो एग्जिट एग्जिट के बाद क्या होगा, शट डाउन। तो ये है एक सिंपल एल्गोरिदम के क्या करने के लिए एक प्रोसीडियर होगा। ठीक है, ये एल्गोरिदम को एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है और उसको बोलते हैं कि प्रोसीडियर, ताकि कोई भी आपको मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन कैसे निकले, ये स्टेप बाय स्टेप आपको लिखाया जाता है, तो उसको बोलते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, ये मैंने लिखा सिर्फ आपको समझाने के लिए कि एल्गोरिदम चीज होता क्या है या कैसा होता है। ठीक है, आप देखो बोला गया है और क्या क्या प्रॉपर्टीज क्या क्या होना चाहिए, ये है प्रॉपर्टीज। ठीक है, देयर पोजेस सेवरल की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, प्रॉपर्टीज देखो, तो एक प्रॉपर्टी ये है, इट शुड टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट टाइम। फाइनाइट टाइम के बाद वो टर्मिनेट होना चाहिए। अगर इन्फिनाइटली वो चलता गया तो दैट्स नॉट एन एल्गोरिदम। अगर कोई भी चीज इन्फिनाइट चलता जा रहा है तो उसको एल्गोरिदम नहीं बोल सकते। ठीक है, कोई भी चीज अगर फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम पे अगर वो चीज खत्म हो रहा है, इसका मतलब वो एक कहीं पे स्टार्ट हुआ और कहीं पे खत्म हुआ, तो उस प्रोसेस टोटल को हम एल्गोरिदम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट, ये है फर्स्ट पॉइंट। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है, इट शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट। कोई भी आउटपुट या कुछ भी रिजल्ट, ठीक है, कोई भी रिजल्ट या कोई भी आउटपुट उसको प्रोड्यूस करना होगा, तभी वो एल्गोरिदम कहलाएगा। अगर मुझे कोई भी आउटपुट मिला ही नहीं, तो मैं उसको कैसे कहूंगा कि मैंने क्या प्रोसीड्योर किया और क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ। प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए मुझे एक रिजल्ट चाहिए होगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, वो रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरा क्या क्या प्रोसीडियर्स है, मेरा क्या क्या स्टेप बाय स्टेप मैंने किया है, तभी उसको मैं एल्गोरिदम के हिसाब से मैं लिख सकता हूं। ओके, अब देखो 3 नंबर क्या है, इट शुड टेक जीरो और मोर आउटपुट। ठीक है, जीरो और मोर इनपुट। इट शुड टेक जीरो और मोर इनपुट। या तो आप इनपुट, अगर इनपुट हो रहा है, ठीक है, अगर इनपुट हो रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है जो मैंने इनिशिएट कर रहा हूं, कि कुछ एक मैंने डिसीजन मेकिंग एक प्रॉब्लम मैंने स्टार्ट किया, मैं इसको इनिशिएट कर रहा हूं और उस हिसाब से मेरा एक फाइनल क्या होगा, मेरा फाइनल रिजल्ट निकलेगा। मेरा फाइनल क्या निकलेगा, एक रिजल्ट निकलेगा। तो ये जो फाइनल रिजल्ट निकल रहा है, तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है। और ये जो इनपुट में दे रहा हूं, तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक तो प्रॉब्लम मुझे देना पड़ेगा और उसको किस तरह से सॉल्व करना है वो भी मुझे एल्गो देना पड़ेगा। ठीक है, या तो जीरो होगा, या तो मैं कोई इनपुट मैं दूंगा नहीं, वो ऑटोमेटिक अपने करते जाएगा, या मैं कुछ इनपुट मैं जरूर दूंगा ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में उसको मदद मिल सके। और ये पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं बाकी लोगों के लिए छोड़ दूंगा, ताकि अगर सेम प्रॉब्लम्स हो तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को वो फॉलो करके वो भी अपना रिजल्ट निकाल सके। ठीक है, ये मतलब है। अब देखो 4 नंबर, फोर फोर है, इट शुड बी डिटर्मिनिस्टिक, मीन्स गिविंग द सेम आउटपुट फॉर द सेम इनपुट केसेस। ऐसा नहीं कि अगर एक अगर एल्गो है, वो अगर सेम इनपुट के लिए, मतलब मान लीजिए कोई भी बोला है 2+2, तो 2+2 अगर एल्गो होता है वो हमेशा ही 4 ही होगा। ऐसा नहीं कि आज मेरा 4 निकला, कल मेरा 5 निकलेगा, परसों मेरा 6 निकलेगा, वैसा नहीं। एल्गो का प्रॉपर्टी यही है कि जो भी आप इनपुट दे रहे, अगर वो सेम इनपुट रहा, तो आज भी जो आउटपुट आपको मिल रहा है,
1 साल बाद भी आपको वही सेम आउटपुट मिलेगा, इसलिए उसको एल्गोरिदम बोलते हैं, इसलिए उसको प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ये एक प्रोसीड्यूर्स है। ये प्रोसीड्यूर से आप कोई भी सम के ऊपर जो भी आपका उसका एल्गो बनता है, मतलब जो भी उसका प्रोसीड्यूर बनता है, स्टेप बाय स्टेप लिख के उस सम का आंसर निकालना हो, ये होता है एल्गोरिदम। ठीक है, एवरी स्टेप इन द एल्गोरिदम मस्ट बी इफेक्टिव, वो इफेक्टिव होना चाहिए। एवरी स्टेप शुड डू सम वर्क, कोई सब स्टेप में कुछ वर्क होना चाहिए। यह है एल्गोरिदम का प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टी क्या था, फाइनाइट टाइम में खत्म होना चाहिए, टाइम डिपेंडेंट होना चाहिए। पहला में टाइम डिपेंडेंट होना चाहिए, टाइम डिपेंडेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं वो चलते जाए, टाइम डिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट, एक कोई भी आउटपुट मिलना चाहिए, कोई भी रिजल्ट मिलना चाहिए। आप तो एग्जाम दे रहे, कोई कुछ रिजल्ट के लिए या तो पास होंगे या फेल होंगे, कुछ तो रिजल्ट मिलेगा, तो वैसा ही यहाँ पर भी रिजल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, इनपुट देना है या तो इनपुट नहीं देना है। जैसे वो क्या था, एक मूवी नहीं था स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जय माता दी बोल के वो मारता जा रहा है, वो सेकंड आ गया, टॉपर आ गया। ठीक है, या तो कोई भी इनपुट मत दो, कुछ रिजल्ट आपको हाथ मिले। या वो जो मोटा वाला जो था कि बाटली वाला या क्या नाम था उसका, हाँ सूडो बाटली वाला ओपनर वाला ऐसा कुछ था। तो या तो कुछ इनपुट दो और कुछ आउटपुट मिले। तो बेसिकली या तो जीरो इनपुट देने से आपको आउटपुट मिलेगा, या कुछ इनपुट मोर देन जीरो इनपुट देने से आपको आउटपुट मिलेगा। मतलब आपको आउटपुट मिलना है। ठीक है, आपको आउटपुट मिलना है, और आप उसमें आपको इनपुट भी अगर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस में जा भी सकता है। ठीक है, ये है 4 क्या देखिए, डिटर्मिनिस्टिक मीन्स सेम आउटपुट फॉर द सेम इनपुट। तो हमेशा जो भी सेम अगर इनपुट आया, सेम इनपुट आया कोई भी इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो हमेशा सेम आउटपुट ही देगा, सेम आउटपुट देगा। ये मतलब है सेम इनपुट से सेम आउटपुट मिलता है। और क्या, ये जो भी एल्गोज हैं, जो भी यहाँ पर आपका प्रोसीड्यूर्स है, वो हमेशा इफेक्टिव होना चाहिए। मतलब उसका हर एक स्टेप वन टू स्विच ऑन द पावर प्लग, स्टेप 2 स्टार्ट द कंप्यूटर। ठीक है, तो ये हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ इफेक्टिवनेस रहना चाहिए, तभी उसको एल्गोरिदम बोला जाएगा। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टीज, और ये आपके अपने एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस बिल्कुल आएगा, आप जरूर इसको एक बार देख लीजिए, और हो सके तो थोड़ा समझ के याद कर लीजिए। चलिए, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम्स। क्या क्या एडवांटेज है कि इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एल्गोरिथम्स आर स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन, वो स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन होता है। कोई भी सोल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन का एक स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिदम। इन एन एल्गोरिदम द प्रॉब्लम इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, जो भी प्रॉब्लम्स है वो स्मॉलर पीसेस में उसको ब्रेक किया जाता है। एंड हेंस, और क्या, इट इज इजियर फॉर द प्रोग्रामर टू कन्वर्ट इट इनटू एन एक्चुअल प्रोग्राम, और ये प्रोग्रामर के लिए बहुत ईजी हो जाता है कि जो भी उसने एल्गोरिदम उसको मिला, उसको एक एक्चुअल प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ये उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो इसको कहते हैं एल्गोरिथम, ये है मेरा एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, राइटिंग एन एल्गोरिथम टेक्स अ लॉन्ग टाइम, सो इट इज टाइम कंज्यूमिंग। बिल्कुल, एल्गोरिथम लिखने के लिए बहुत टाइम लगता है, इसलिए इसको टाइम कंज्यूमिंग होगा। मतलब अगर मान कोई भी एक प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसका एल्गोरिथम लिखने के लिए उससे ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग है। अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स लॉजिक थ्रू एन एल्गोरिथम कैन बी डिफिकल्ट। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स मतलब सम आ गया या प्रोग्राम आ गया, उस प्रोग्राम के ऊपर एल्गोरिदम लिखना, ठीक है, और उसको अंडरस्टैंड करना, ये बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, अगर मान ली कोई भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम C++ का या जावा का कोई आपका प्रोग्राम आ गया और उसको आपने एल्गोरिदम के हिसाब से आपने लिख दिया, तो उस चीज को अंडरस्टैंड करना, उस कॉम्प्लेक्स लॉजिक को अंडरस्टैंड करना थ्रू एल्गोरिदम इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, अब ब्रांचिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स आर डिफिकल्ट टू शो एन एल्गोरिदम। कोई भी ब्रांचिंग या लूपिंग स्टेटमेंट हो, ठीक है, तो उसको एल्गोरिदम में शो करना ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रोग्राम सॉल्विंग के लिए। ठीक है, ये चीज आप याद रखिए कि ब्रांचिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स आर डिफिकल्ट टू शो एन एल्गोरिदम। ठीक है, ब्रांचिंग या लूपिंग स्टेटमेंट को एल्गोरिदम में शो करना बहुत डिफिकल्ट होता है। कभी कभी देखिए लूप में ऐसा ऐसा को था, अगर आपने C++ से जावा किया होगा कि i इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10, ठीक है, फिर होता है i प्लस प्लस। अगर ये चीज तो हो रहा है, मान लीजिए ऐसा अगर आपका प्रोग्राम में आया, ये क्या है, एक कंडीशन है कि i 0 से होना होगा,
आई लेस देन होना होगा या आई प्लस प्लस होना होगा, तो फिर प्रिंट करने के लिए ऐसा कुछ दे सकता है। अगर मान लीजिए ऐसा कोई केसेस आया, फिर आया कि आई जब भी 5 क्रॉस करे, व्हेन आई इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, जब व्हेन आई इज इक्वल्स टू 5, आई जब भी 5 क्रॉस करे, तो आई को क्या करेंगे, वो उसको फिर से 0 पे ला ला देंगे, ठीक है, उस वो चीज फिर से क्या होगा, आई फिर से 0 आ जाएगा। तो ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, आई 10 तक जाएगा ही नहीं, आई 5 तक जाएगा, फिर वो 0 पे आएगा, फिर वो 5 तक जाएगा, फिर वो 0 पे आएगा। तो एक अल्टीमेटली एक लूप की तरह ये चलता जाएगा, है, इसका कभी एंड नहीं होगा। तो ऐसे सिस्टम को, ठीक है, ऐसे आपके ऐसे स्टेटमेंट्स को आपको एल्गोरिदम में उसको शो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, इसका एल्गोरिदम में शो करना उसको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और इसी प्रॉब्लम सॉल्विंग में ऐसे चीज को आप प्रोग्राम में कभी ला नहीं सकते, ठीक है, वो प्रोग्राम कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है, वो प्रोग्राम कभी कभी स्टॉप नहीं होगा। तो यही चीज आपको प्रोग्राम सॉल्विंग में आपको हेल्प करेगा। तो ये ब्रांचिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स आर डिफिकल्ट टू शो इन एल्गोरिदम्स, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? तो अ फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट डिपिक्ट्स स्टेप और एक्शन in a process, steps or action in a process. It's use various symbols and arrows to show the flow of information or decision making within a system or procedure. Flowchart help visualize complex processes and aid in understanding and analyzing them. Flowchart consists of several key elements that help in effective representation in a process. मान लीजिए आपको बोला गया है राइट अ प्रोग्राम where two inputs have been taken, input A, input B, and print the sum, उसका सम प्रिंट करना, ठीक है। तो आपने ऐसा फ्लो चार्ट आप जरूर देंगे, जैसे मान लीजिए फ्लो चार्ट होगा, मान लीजिए स्टार्ट होगा, स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के बाद आप इनपुट लेंगे, कौन सा इनपुट? ए इनपुट फ्रॉम द यूजर, इनपुट ए, इनपुट ए फ्रॉम द यूजर, फिर आप लेंगे इनपुट बी फ्रॉम द यूजर, ठीक है, इनपुट बी, इनपुट बी फ्रॉम द यूजर, फिर आप करेंगे यहां पर सम, ठीक है, सम, सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, सम, ठीक है, सम सम आया तो उसको लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, प्रिंट करेंगे उसको सम को, प्रिंट सम, प्रिंट सम, उसके बाद आएगा स्टॉप। तो ये चीज देखो, ये चीज जो मैंने यहां पर लिखा कि पहले एरो देके कि पहले मुझे स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के बाद पहले मुझे इनपुट ए लेना है जो यूजर से, फिर इनपुट बी लेना है यूजर से, ठीक है, बी लेने के बाद ए और बी का सम करना है, ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम है, फिर उसको प्रिंट करना है, प्रिंट करने के बाद स्टॉप करना है। तो ये सारा का सारा चीज क्या है? ये एक फ्लो चार्ट है, ये सारा का सारा चीज फ्लो चार्ट है। ठीक ऐसे ही अगर आप लिखते हैं 1 स्टार्ट द मशीन या स्टार्ट द प्रोग्राम, 2 टेक इनपुट ऑफ ए फ्रॉम द यूजर, ठीक है, फिर स्टेप 3, ठीक है, टेक इनपुट ऑफ बी फ्रॉम द यूजर, स्टेप 4 सम ऑफ द इनपुट टेकन फ्रॉम ए एंड बी फ्रॉम द यूजर, ठीक है। ये चीज जब आप मतलब ऐसे डायग्राम वाइज ना दिखा के, जैसे आप जैसे लाइन वाइज आप लिख रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं लाइन वाइज, तो उसको कहते हैं आपको एल्गोरिदम। और ये जब इसको डायग्राम वाइज डिपिक्ट करते हैं विथ एरोज एंड ऑल, तो इसको कहेंगे फ्लो चार्ट। ओके, चलिए, तो फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट डिपिक्ट्स द स्टेप और एक्शंस इन अ प्रोसेस. It uses various symbols and arrows to show the flow of information or decision making within a system or procedure. Flowchart helps visualize complex processes and aid in understanding and analyzing them. Flowchart consists of several key elements that help in effectively representing a process. ठीक, चलिए अब है राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ फ्लोचार्ट एंड ड्रॉ इट। ठीक है, क्या क्या फ्लोचार्ट लिखना भी है और ड्रॉ भी है। देखो लिखा है स्टार्ट एंड एंड सिंबल। फ्लोचार्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल की एलिमेंट्स दैट हेल्प्स इन इफेक्टिवली रिप्रेजेंटिंग अ प्रोसेस। कौन कौन से दिखे? एक होता है स्टार्ट, एक होता है स्टॉप। तो मान लो ये है स्टार्ट, ठीक है, मान लो ये है स्टार्ट, ऐसे लिखेंगे स्टार्ट, और मान लो यहां है मेरा स्टॉप, ठीक है, ये है मेरा स्टॉप। प्रोसेस सिंबल, दिस सिंबल रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एक्शंस और टास्क विद इन द प्रोसेस, यह है प्रोसेस सिंबल। ठीक है, फिर आता है डिसीजन सिंबल। कौन क्या डिसीजन है? दिस सिंबल इंडिकेट्स अ डिसीजन पॉइंट वेयर डिफरेंट पाथ्स और एक्शंस कैन बी टेकन बेस्ड ऑन अ
condition or criteria. Connector symbol. This symbol is used to connect different sections of the flow chart and show the flow of the process. Okay, आप देखो इनपुट और आउटपुट सिंबल. इनपुट आउटपुट सिंबल देखो, द सिंबल रिप्रेजेंट्स द इनपुट और आउटपुट ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन इन द प्रोसेस. कनेक्टर एरोज. अब एरोज है कि these arrows depicts the direction of flow between the different symbols, indicating the sequence or steps in the process. 7. Annotations. Annotations or comments can be added to provide addition informations or clarification about a particular step or decision in the flowchart. By utilizing these elements, flowchart offers a visual representation of a process, making it easier to understand, analyze and communicate. देखो मैं दिखाता हूं अब ये चीजें क्या क्या. देखो स्टार्ट एंड एंड सिंबल आपको पता चला, ये है स्टार्ट सिंबल, ये है एंड सिंबल. प्रोसेस सिंबल. दिस सिंबल्स रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एक्शंस और टास्क विद इन द प्रोसेस. प्रोसेस हो रहा है तो प्रोसेस सिंबल मान लीजिए कोई भी एक दे दिया कि इनपुट ए. ठीक है, इनपुट ए मान लो दे दिया ऐसा इनपुट ए. ठीक, ये दे दिया इनपुट ए. इनपुट ए तो ये एक प्रोसेस अभी चल रहा है. इनपुट कहां से इनपुट लेगा? यूजर से. कहां से इनपुट लेगा? ये यूजर से इनपुट लेगा. यूजर. ठीक है, कहां से इनपुट लेगा? ये यूजर से. तो स्टार्ट के बाद इनपुट आया यहां. ठीक, यहां से वो यूजर से इनपुट लेगा. अब मान लो एक और इनपुट लिया. ठीक है, कहां से? सिमिलर एक और प्रोसेस चल रहा है. सिमिलर एक और प्रोसेस चल रहा है. एक और इनपुट लिया, इनपुट बी. ठीक है, इनपुट बी आया. कहां से लिया? सिमिलर यूजर से. यूजर से लिया. ठीक, तो इनपुट आउटपुट सिमिलर आपको समझ में आ रहा कि इनपुट आ रहा है यूजर से. आप देखिए डिसीजन सिंबल. अब ये डिसीजन सिंबल देखिए, मान लीजिए डिसीजन सिंबल है, ये हो जाएगा डिसीजन सिंबल. इन डिसीजन सिंबल में सम देगा, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी. तो ये प्लस दिखाई दे रहा है, ये ए प्लस बी, ये डिसीजन सिंबल्स हो रहा है. तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो भी ए आप इनपुट दे रहे हैं, जो भी बी इनपुट दे रहा है, उसको सम किया जाएगा, उसको ऐड किया जाएगा, वो हो जाएगा डिसीजन सिंबल. ठीक है, डिसीजन होगा. फिर कनेक्टर सिंबल, इन दोनों के ऊपर ये जो कनेक्ट कर रहा है सम कौन कनेक्ट कर रहा है? इक्वल्स टू में कनेक्ट कर रहा है. ये हो जाएगा सम कनेक्टर सिंबल्स. और जो भी एरो होगा, फिर मान लीजिए बोला कि डिस्प्ले जाएगा, डिस्प्ले करेगा किसको? सम को डिस्प्ले करके, मतलब प्रिंट करेगा सम को. प्रिंट एफ जो होता है वो सम को करेगा कि ए प्लस बी क्या होगा, तो उसके हिसाब से आपका आंसर प्रिंट होगा. मान लीजिए आप ए डालते हैं 5 और बी डालते हैं 6, तो यहाँ पर ये जाएगा डिसीजन. ठीक है, डिसीजन सिंबल. तो 5 + 6 ये हो गया मेरा 11. अब आ रहा इनपुट आउटपुट सिंबल में डिस्प्ले में क्या आएगा? डिस्प्ले में यहाँ पर आएगा 11. ठीक है, अब आएगा स्टॉप. ये सारे के सारे चीज एक फ्लो चार्ट में होना चाहिए. तो क्या क्या होना चाहिए? देखो ये सिंपल है. क्या क्या होना चाहिए? स्टार्ट एंड एंड सिंबल होना चाहिए. ठीक है, इंडिकेट स्टार्टिंग एंड बिगिनिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स. इट विल इंडिकेट बिगिनिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स. फिर प्रोसेस सिंबल होना चाहिए. स्पेसिफिक टास्क और स्पेसिफिक एक्शन को विद इन प्रोसेस में कैरी कर रहा है. ठीक है, फिर है डिसीजन सिंबल्स होना चाहिए कि कहाँ क्या डिसीजन है, मतलब मेरा चीज क्या होना चाहिए, रिजल्ट क्या निकलना चाहिए, वो होता है डिसीजन. ठीक है, बेस्ड ऑन सम कंडीशन, सम क्राइटेरिया, क्या डिसीजन तुमको लेना है, तुमको क्या चाहिए. कनेक्टर सिंबल्स. क्या क्या कनेक्टर सिंबल्स है? एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से कनेक्ट करने के लिए कौन कौन सा कनेक्टर सिंबल्स लाया जा रहा है, ये है मेरा कनेक्टर सिंबल्स. ठीक है, अब है कनेक्टर एरोस, इनपुट आउटपुट सिंबल्स. ये है इनपुट सिंबल, ये है आउटपुट सिंबल. ठीक है, कनेक्टिंग एरोस, जो भी कनेक्टर है वो सीक्वेंसली स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को वो एक से कनेक्ट करता जाएगा. और एनोटेशंस आखिर में, कि जितने भी एनोटेशंस हैं उसको कैसे एनोटेशंस हम देंगे ताकि एक कोई भी आदमी जो इससे मतलब रिलेशन नहीं रखता वो भी इस चीज को समझ पा रहा हो, वो होता है एनोटेशंस. ठीक है, मान लीजिए कोई भी थीटा बीटा, तो हम नहीं दे सकते थीटा बीटा है क्या चीज, उसको शायद समझ में नहीं आया, तो हमको ऐसा एनोटेशन देना है ताकि कोई भी जो मेरा राइटिंग पढ़ पढ़ा है उसको समझ में आए. अच्छा ये इसने बोलने की कोशिश की है, अच्छा ये करेंगे, ये इसका डिसीजन है, ये इसका इनपुट है, ये मुझे इसको डिस्प्ले करना है. ये सारे के सारे एनोटेशंस आप उस फ्लो चार्ट में होने चाहिए ताकि जो पढ़ रहा है, या इट विल बी इजी टू और प्रोसेस मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड टू कम्युनिकेट विद समवन.
ठीक है, और कम्युनिकेट विद अदर्स, ये होता है एनोटेशन। ओके, आई होप इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट। कितने तरह का फ्लो चार्ट होता है? एक होता है प्रोसेस फ्लो चार्ट, एक डेटा फ्लो चार्ट, एक वर्क फ्लो डायग्राम और एक होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो चार्ट। 4 तरीके का फ्लो चार्ट होता है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट, दे आर कॉमनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट एस्पेक्ट प्रोसेस। हियर आर सम ऑफ द मेन टाइप्स। कोई मेन टाइप्स है, ठीक है, ऐसे तो बहुत होता है लेकिन यहाँ पर मेरा 4 ही मेन टाइप है, यही चारों को पढ़ना, ठीक है। मान लो 7 टाइप्स बोलेंगे लेकिन हमको पढ़ना सिर्फ यही 4 है। अब देखो प्रोसेस फ्लो चार्ट, दिस टाइप ऑफ फ्लो चार्ट इलस्ट्रेट्स द सीक्वेंशियल स्टेप्स, जितने भी स्टेप्स होंगे वो उसको इलस्ट्रेट किया जाएगा। एक्शन इन्वॉल्व इन अ प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, स्टार्ट टू फिनिश तक जो भी सीक्वेंशियल स्टेप्स है वन बाय वन, स्टार्ट यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ स्टार्ट होगा, उसके बाद कोई इनपुट जाएगा, फिर यहाँ पर एक इनपुट आएगा, फिर जाके यहाँ पर डिस्प्ले होगा क्या आंसर होगा, फिर यहाँ पर स्टॉप होगा। ये सीक्वेंशियली वन आफ्टर दी अदर, पहले इसको लेना है, फिर 2 नंबर इसको लेना है, फिर 3 नंबर इसको लेना है। ये सीक्वेंशियली जब वो दिखता जाएगा उसको कहेंगे फ्लो चार्ट, और सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट को बोलेंगे प्रोसेस फ्लो चार्ट, ठीक है। ये होगा मेरा प्रोसेस फ्लो चार्ट। अब आता है डेटा फ्लो चार्ट। डेटा फ्लो चार्ट फोकस ऑन मूवमेंट ऑफ डेटा विद इन द सिस्टम ऑफ प्रोसेस। इट फोकसेस क्या? मूवमेंट ऑफ डेटा, डेटा मूवमेंट को कहां पर? सिस्टम और प्रोसेस के अंदर, ठीक है। हाईलाइटिंग हाउ इंफॉर्मेशन इज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, क्या क्या इंफॉर्मेशन हाईलाइट किया गया है, ठीक है, इनपुट में, प्रोसेस में और आउटपुट में। ये होता है डेटा फ्लो चार्ट। कभी कभार आप देखते हैं कि अगर आपने कभी स्टॉक्स मार्केट पे गया, ठीक है, स्टॉक मार्केट पे गया तो यहाँ पर ऐसे लाइन उठता है ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या? ये एक डेटा है, ठीक है, ये डेटा, ये भी एक फ्लो चार्ट ही है, ठीक है, ये भी एक फ्लो चार्ट है कहने से, स्टॉक मार्केट का। तो इसमें क्या, इसमें एक तरह का डेटा होता है, जो डेटा आप देख पा रहे हैं उसको एनालाइज कर पा रहे हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन को उसके लिए एनालाइज कर पाए, तो ये होता है मेरा डेटा फ्लो चार्ट, ठीक है। डेटा फ्लो चार्ट एनालाइज हो रहा है हर एक सीक्वेंस के बाद मतलब हर एक टाइम रेफरेंस के बाद वो अपना पोजीशन को वो डिफाइन कर रहा है, ठीक है, और उस पोजीशन में आपके बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जा रहे हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को आपको मिल रहा है, ये सारे के सारे डेटा फ्लो चार्ट के अंदर आ जाते हैं। ओके, अब आते हैं वर्क फ्लो डायग्राम। तो वर्क फ्लो डायग्राम डिपिक्ट्स फ्लो ऑफ टास्क, कौन सा टास्क पहले होना है, कौन सा टास्क बाद में होना है, या एक्टिविटीज या डिसीजंस विद स्पेसिफिक वर्क फ्लो और बिजनेस प्रोसेसेस, ठीक है। कोई भी डिसीजन आपको चाहिए, कोई भी एक्टिविटी चाहिए आपको, तो कौन सा एक्टिविटी पहले होना है, कौन सा एक्टिविटी बाद में होना है, ये सारे के सारे वर्क फ्लो डायग्राम में आ जाते हैं, ठीक है। क्या है देखिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो चार्ट डिवाइड द प्रोसेस, इट डिवाइड द प्रोसेस फ्लो इनटू डिफरेंट लेन्स में डिवाइड कर देते हैं, और कॉलम्स या तो लेन्स में या कॉलम में, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वो हर एक जो लेन्स है, कॉलम्स है, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो इंडिविजुअल में, या रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, जो भी प्रोसेस के रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्वॉल्व किया जाता है इंडिविजुअली या कलेक्टिवली, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डिफरेंट लेन्स और कॉलम्स में, ठीक है, उसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो चार्ट। ओके, चलिए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, देखते हैं। देखिए, विजुअल रिप्रेजेंटेशन एड्स अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको कोई भी ड्राइंग दे दे, ये पहले स्टार्ट करो, फिर इनपुट करना है, ठीक है, इसको इनपुट करना है, इनपुट ए, ठीक है, फिर बी को इनपुट करना है, ठीक है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर इसको क्या करना, मल्टीप्लाई, फिर इसको डिस्प्ले करना है डी, फिर आपको स्टॉप करना है। अगर ये सारे के सारे चीज़ अगर आपको ठीक से ड्राइंग में हिसाब से, अगर अच्छे से ड्राइंग करके कौन सा चीज़ पहले होना, कौन सी बाद में, अगर इसको दिखा दे, तो अंडरस्टैंडिंग का जो आपका जो मतलब कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, अब देखो 2 नंबर, आइडेंटिफाइज बॉटलनेक एंड इनएफिशिएंसीज। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप इसको तुरंत देख सकते हैं, हाँ ये इस चीज़ में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इस चीज़ में ये शायद रॉन्ग हो सकता है, इस चीज़ में ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ठीक है। तो वो सारे के सारे बॉटलनेक्स और इनएफिशिएंसीज को आप तुरंत आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक। 3 नंबर देखिए, इट फैसिलिटेट्स प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन। जो भी प्रोसेस इंप्रूवमेंट है और ऑप्टिमाइजेशन है उसको बढ़ा देता है, ठीक है, उसका इंप्रूवमेंट का जो क्षमता है, अगर फ्लो चार्ट हो तो उसको बढ़ा देगा, अंडरस्टैंडिंग का क्षमता भी बढ़ाएगा और इंप्रूवमेंट का क्षमता भी वो बढ़ाएगा। 4 नंबर, सिंप्लीफाइज कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग स्टेक होल्डर्स। आप ये सिंप्लीफाई क्यों करते हैं? क्योंकि देखो सबको समझ में आएगा,
सबको समझ में अगर आता है तो सब कम्युनिकेट कर पाएंगे, सब कोलाबोरेट कर पाएंगे। तो जब सब कोलाबोरेट कर पाएंगे तो ये बहुत सिंपल तरीके से वो सब में समझ में आ जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा, सब कम्युनिकेशन हो जाएगा। इसलिए बोला है इट सिंप्लीफाइज कम्युनिकेशन एंड कोलाबोरेशन अमॉन्ग स्टेक होल्डर। जो लोग भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं सबको समझ में आ जाएगा और एक अच्छा प्रोग्राम वो लोग डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है वो लोग एक इससे भी बेहतर प्रोग्राम शायद डेवलप भी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का डिसएडवांटेज क्या है? पहले तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, बिल्कुल ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। आपको प्रोग्राम लिखने में इतना टाइम लगता है तो मान लीजिए उसका फ्लो चार्ट लिखने में तो और टाइम लगेगा, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। लिमिटेड कॉम्प्लेक्सिटी इन रिप्रेजेंटिंग लार्ज प्रोसेस। अगर मान लो बहुत लार्ज प्रोसेस है, बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम है, तो आपके पास फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए उतना मतलब मटेरियल है नहीं। क्या है आपको, आप खाली यही बोल सकते हैं कि कैलकुलेट द फॉर्मूला। अब उस फॉर्मूला को कैलकुलेट कैसे करना है, कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा, ये चीज आपको पहले से ही प्रोग्राम में इनपुट करना है। इसके लिए फ्लो चार्ट की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए फ्लो चार्ट आपको मतलब अगर लिखते हैं तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे आपके इक्वेशंस होंगे जहां पर फ्लो चार्ट लिखना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत मतलब टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत डिफिकल्ट भी होता है। डिफिकल्ट टू मॉडिफाई और अपडेट वंस क्रिएटेड। अगर पहले आप क्रिएट कर दे तो उसको बस उसका अपडेशन उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई भी इंटीग्रेशन का मतलब प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, इंटीग्रेशन में कोई भी सॉल्व करना हो तो उसको पहले आप बोलेंगे फ्लो चार्ट के हिसाब से दिखाएंगे। ठीक है, फ्लो चार्ट के हिसाब से दिखाएंगे तो इंटीग्रेट ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसको दोबारा कैसे अपडेट करेंगे? चीज तो वही है, चीज तो सेम है। अब इंटीग्रेशन बढ़ गया, मतलब इंटीग्रेशन का लेवल जो है वो थोड़ा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। तो इंटीग्रेट तो वही करना है। ठीक है, इंटीग्रेट तो मतलब अगर डिफिकल्ट आया तो उसको इंटीग्रेट नहीं करके डिफरेंशिएट करेंगे ऐसा तो नहीं होगा, उसको इंटीग्रेट ही करना होगा। तो उस चीज को आप मॉडिफाई या अपडेट कैसे करेंगे? तो अब आपको एल्गोरिदम्स लाना होगा। एल्गोरिदम लाने के बाद आपको फ्लो चार्ट दोबारा बनाना होगा। ठीक है, कि पहले किस तरह से पहले किसको एम पकड़ेंगे, लेट लेट ए एक्स बाई टी इज इक्वल्स टू एम जैसे पकड़ते थे पहले उसको पकड़ेंगे। तो ये सारे के सारे फ्लो चार्ट बहुत बढ़ जाएंगे और इट विल बी वेरी डिफिकल्ट है कि वो सारे के सारे फ्लो चार्ट आप एक ही प्रोग्राम में आप यूज कर पाए। ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कैन बी चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स और अनफेमिलियर प्रोसेस। जो भी अनफेमिलियर प्रोसेस है और जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसको फ्लो चार्ट के हिसाब से समझ पाना ये काफी मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये है एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। ये एक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले सेमेस्टर के लिए। अब होता है देखिए ड्रॉ द बेसिक डायग्राम ऑफ फ्लो चार्ट। कोई भी बेसिक डायग्राम आपको ड्रॉ करने बोला है मान लीजिए, तो पहले आप कैसे ड्रॉ करेंगे? मान लीजिए आपने लिखा यहां पर स्टार्ट, स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ। आप स्टार्ट होने के बाद, ठीक है, स्टार्ट होने के बाद आप ऐसे कर रहे हैं। मान लीजिए आपने लिया एक इनपुट। ये इनपुट क्या है? इनपुट फ्रॉम द यूजर, इनपुट ऑफ ए फ्रॉम द यूजर। यूजर से आपने इनपुट लिया। ठीक है, फिर एक और इनपुट लिया, फिर एक और इनपुट लिया, इनपुट बी फ्रॉम द यूजर। ठीक है, यूजर। अब आप डिसीजन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? डिसीजन दे रहे हैं। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। किसको? ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए और बी को। ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ। यह है डिसीजन, डिसाइड करना है क्या करना क्या है। फिर आता है डिस्प्ले। अब डिस्प्ले करेंगे किसको? मल्टीप्लिकेशन में जो जो रहा उसको, मल्टीप्लिकेशन। डिस्प्ले मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन जो है उसको आप डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, डिस्प्ले करने के बाद आप यहां पर स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए स्टार्ट हुआ। आपने ए इनपुट लिया फ्रॉम द यूजर, मान लीजिए यहां पर दे दिया वो 9। फिर बी इनपुट लिया फ्रॉम द यूजर, मान लीजिए यहां पर दे दिया वो 8। अब ये 9 और 8 को क्या करना है ये कौन बोलेगा? ये डिसीजन जो मेरा होगा, डिसीजन जो होगा वो मेरा बोले, जो जो मैंने यहाँ पर डिसीजन लिया है वो मेरा बोलेगा। अब देखो 9 8 को मल्टीप्लाई करना है तो 9 8 72, ये 72 हुआ। अब ये यही 72 को डिस्प्ले करना है कहाँ पर? स्क्रीन पे डिस्प्ले करना 72, तो आ गया आंसर 72 और फिर आ गया स्टॉप। तो ये होता है एक बेसिक डायग्राम ऑफ फ्लो चार्ट का। मान लीजिए कभी कभार जैसे एक दे देता है, मान लीजिए दिया है यहाँ पर स्टार्ट,
स्टार्ट दिया है। फर्स्ट बोला गया है इनपुट ए, ए आपने इनपुट किया फ्रॉम द यूजर। फिर बोला है इनपुट बी, ये भी बोला है फ्रॉम द यूजर। फिर दिया है इनपुट सी, ये भी दिया है फ्रॉम द यूजर। अब बोला है, मान लीजिए यहां पर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, का एरिया क्या है, तो बोला है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। कौन कौन पैरेलल है, मान लीजिए a प्लस बी, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, h का मतलब यहां पर c, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये है मेरा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो ये है मेरा डिसीजन, यहां पर ये है मेरा डिसीजन, मैंने डिसाइड किया वो ए बी सी जो मैंने यूजर से मैंने इनपुट लिया, ठीक है, वो एक्चुअली क्या है, वो मेरा एरिया का लेंथ ब्रेथ, जो सम ऑफ पैरेलल साइड्स का जो लेंथ है, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स का जो लेंथ है, ये है मेरा ट्रेपीजियम। ये जो लेंथ है इसको बोलते सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, और ये है मेरा सी, ठीक है, ये है मेरा सी। तो ये होता है मेरा इनपुट, क्योंकि मुझे क्वेश्चन पता है। आप फ्लो चार्ट लिखना है, फ्लो चार्ट कैसे लिखेंगे, इनपुट ए, इनपुट बी, इनपुट सी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये होता है डिस्प्ले करना है किसको, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को, डिस्प्ले करना है किसको, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को डिस्प्ले करना है। अब ये डिस्प्ले करने के बाद ये जो भी आंसर हो वो आंसर आ जाएगा, उसके बाद मैं स्टॉप कर दूंगा। ये है मेरा फ्लो चार्ट, सिंपल। तो ऐसे ही आपको फ्लो चार्ट में अगर मान लीजिए बहुत सारा कॉम्प्लेक्स अगर प्रोग्राम आता है तो ऐसे फ्लो चार्ट को लिखने में आपको बहुत टाइम कंज्यूमिंग जाएगा, समझे। और वही फ्लो चार्ट को, ठीक है, मतलब आपको कंज्यूमिंग, पहले तो बात वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, दूसरा बात उस चीज को सबको समझाना वो भी एक डिफिकल्ट है। कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम के ऊपर फ्लो चार्ट बनाना भी एक चैलेंजिंग है, ठीक है। तो इसी वजह से फ्लो चार्ट को ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब इसी चीज को क्या मॉडिफाई करेंगे, मान लीजिए यहीं पर हुआ कि इस चीज को मान लीजिए बी यहाँ पर दिया, बी पहले 6 था अब 9 कर दिए, यहाँ पर सी पहले 10 था अब 5 हो गया, ए पहले 5 था अब 6 हो गया। तो इसी चीज को, ठीक है, इस चीज को फ्लो चार्ट तो मॉडिफाई नहीं हो रहा, मॉडिफाई क्या हो रहा है, मेरा यूजर हो रहा है, यूजर में जो इनपुट दे रहा है वो मॉडिफाई हो रहा है। तो मॉडिफाई करने भी, जब ऑलरेडी वो अपडेट हो चुका है उसको मॉडिफाई करने भी बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। यही उस टॉपिक के जो पॉइंट था ना, ये पॉइंट था, इस पॉइंट का ये मतलब डिफिकल्ट टू मॉडिफाई और अपडेट वंस क्रिएटेड। हमको तो मॉडिफाई करने में बहुत मिलता नहीं है, क्या मॉडिफाई करेंगे उसमें, ठीक है। वहां पर इनपुट जो होगा वो मॉडिफाई हो सकता है, लेकिन फ्लो चार्ट तो मॉडिफाई नहीं हो रहा है ना। चलो, तो ये था यूनिट 3 का बेसिक स्ट्रक्चर और कुछ कुछ क्वेश्चंस जो इस साल आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपके सेमेस्टर एग्जाम्स बहुत नज़दीक है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा, थोड़ी बहुत हेल्प आपको ज़रूर मिल जाएगी। और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और स्टे ट्यून्ड। बाकी के जो जितने भी अपडेट हैं मैं वो बहुत जल्द लाऊंगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, गुड बाय।